रविवार के कार्यक्रम के लिए आप लोग अपने सवाल अवश्य लिखा करिए। कार्यक्रम देखने के बाद दो चीज आपको अवश्य कर लेना चाहिए, मेरी विनती है। एक तो सबसे पहले जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए, और उसके बाद आपके दिमाग में जो भी सवाल बनता हो, जो भी नित्य प्रतिदिन आपको कुछ भी सवाल बने ना, और जो दूसरों को कुछ दे सके तो जरूर ही लिख दिया करिए, मुझे उसका इंतजार है। और रविवार के शाम का कार्यक्रम अवश्य देख लिया करिए, उसमें सवाल लिखते समय ये जरूर लिख दीजिएगा रविवार का सवाल है। तब तक के लिए कार्यक्रम पूरा देख के जाइएगा। कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में चंद्रमा के सापेक्ष विभिन्न ग्रहों के फलों को लेकर के उपस्थित हूं। मैंने इस पे पीछे दो कार्यक्रम बना रखे हैं, जिसमें चंद्रमा से बुध को बताया था और चंद्रमा से शुक्र के संबंधों को बताया था। आज बारी चंद्रमा के सापेक्ष मंगल की है। मैंने जो चंद्रमा से शुक्र वाली बात बताई थी, उसमें चंद्रमा से 12वें भाव को बहुत अच्छा नहीं कहा था। कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा था कि पंडित जी चंद्रमा से शुक्र 12वें होंगे तो शुक्र 12वें भाव में अच्छे होते हैं, और वो आपने वहां पे उनको नकारात्मक क्यों बताया था। दरअसल भगवान, मैं आप लोगों को बताऊं, हम यहां पे जो भी चर्चा कर रहे हैं उसमें दोनों ग्रहों के साथ कर रहे हैं। मतलब शुक्र अकेले भी होंगे तो भी कोई बात नहीं है। शनि 12वें में हर्ष बली होते हैं, शुक्र भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब आप लोग जो कह रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं कि शुक्र 12वें होगा तो खुश होगा, प्रसन्न होगा, पर चंद्रमा के साथ जब वो अंतर प्रत्यंतर महादशा अंतरदशा में आएगा, और जब चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे से द्विद्वादश में होंगे, तब इन दोनों ग्रहों का प्रभाव नकारात्मक प्रभाव करेगा। मैं ऐसे बता रहा हूं कि चंद्रमा के साथ जब शुक्र पीछे बैठे हैं तो चंद्रमा के सापेक्ष उनके परिणाम कैसे देखने को मिलेंगे। अनपा सुनफा दुर्धरा वो एक अलग योग बनेगा। पर वस्तुतः आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी योग तभी संपूर्णतया घटित होता है जब वो दोनों ही ग्रहों का एक दूसरे के साथ परस्पर सामंजस्य अच्छा और उत्तम कोटि का बना हो। सिर्फ योग बन जाने से ग्रह कभी परिणाम नहीं करते जब तक वो प्रभाव में अपने मजबूत और संतुष्ट नहीं होते देखे जाएंगे। अगर वो असंतुष्ट है तो कैसे प्रभाव करेगा। जैसे अगर चंद्रमा के पास किसी शुभ ग्रह का बल नहीं है, या चंद्रमा पापग्रह बन के लग्न में बैठा हो, या शुक्र अगर जन्म कुंडली में बहुत अच्छे स्थिति में न हो या अस्त होकर के बैठे हो, तो क्या वहां पे अनफा सुनफा दुर्धरा योग बनेगा? नहीं बनेगा। क्या शुक्र अगर 12वें भाव में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं, अगर वो सूर्य के साथ बैठ करके अपने आप को अस्त कर रहे होंगे, मान लीजिए एकादशवें में सूर्य बैठे हैं और शुक्र 12वें में बैठे हैं, तो क्या शुक्र का वहां पे परिणाम अच्छा मिलेगा? नहीं। मतलब वो आपको ऋण में रखेंगे ही रखेंगे। ठीक उसी तरीके से रटंत विद्या अवंत नहीं वाली बात हो जाएगी। रटा हुआ जो ज्ञान है वो काम नहीं आता है जब तक उसमें तार्किकता और बौद्धिकता के लक्षण न दिखाए जाएं। चंद्रमा के साथ मंगल बने रहेगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, पर अभी चंद्रमा के साथ मंगल अगर लग्न में बैठेंगे तो ये हर तरीके से उत्तम परिणाम देने वाले बनते हैं। नया जो चैनल मैंने बनाया है नकुल पाराशर शॉर्ट्स का, अब तक तो उस पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए थे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, दिया हुआ है, वहां से जाकर के उसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज दिन उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसे भी देखते रहें। शुरू करते हैं। चंद्रमा से मंगल बहुत अच्छे। चंद्रमा से मंगल जब एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को लक्ष्मी संपन्न योग में ले जाकर के बिछाएंगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति लक्ष्मीवान और दाम्पत्य से, पुत्र से, अचल संपत्ति से, डेली रूटीन से, सामाजिकता के मामले में, बौद्धिकता के मामले में, साहसिक होने के मामले में और ज्ञान संपन्न होने के मामले में अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा से मंगल जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो वो सामान्य परिणाम देते हैं, मतलब वो वस्तुतः धन देते रहेंगे।
चंद्रमा से अगर मंगल आपकी कुंडली में दूसरे घर में बैठे हो, जैसे यहां चंद्रमा यहां दूसरे घर में मंगल, तो ये सामान्यतया संतुलित बनाने वाला भाव बनेगा, पर उतना ज्यादा लाभकारी नहीं होगा जितना चंद्रमा से मंगल एक साथ बैठेंगे एक साथ, तो मतलब ये एक सामान्य भाव बनाएगा। चंद्रमा से मंगल तीसरे भाव में रहेंगे तो व्यक्ति को कम्युनिकेटिव बनाएंगे, संचार के क्षेत्र में उसको महारत हासिल होती है, और चंद्रमा से मंगल तीसरे व्यक्ति को प्रतापी, पुण्य अर्जन करने वाला, और साथ ही साथ दिखा दिखा करके लोगों को प्रेरणा का स्रोत बना देता है खुद को, कि मैंने ऐसा किया है, आपको भी ऐसा करना चाहिए। उसके कृत्य उसके ही जेहन में छुपा वो नहीं पाता है, और जो भी मदद किसी की करता है वो कई बार बता देता है। हालांकि फिर भी व्यक्ति धार्मिक और सुसंस्कृत अवश्य ही होता है। चंद्रमा से मंगल चौथे भाव में बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि चंद्रमा से 4 घर आगे जब चंद्र कुंडली बनाएंगे तो चंद्र कुंडली के आधार पर व्यक्ति का मन मस्तिष्क कई बार विचलित होता रहे, कलह का वातावरण दिमाग में बनता रहे, किसी भी तरीके से व्यक्ति को यह मंगल संतुष्टि प्रदान नहीं करना चाहते हैं, ऋण में रखें, चल अचल संपत्ति में दिक्कत करें, व्यवसायिक प्रक्रिया गड़बड़ होती है, आर्थिक पक्ष कभी कभी निष्ठुर हो जाता है, रेगुलराइज नहीं होता है, आलस्य का भाव जागृत होता है, घर में पितरों का पूजन व्यक्ति को करना चाहिए, सूर्य को अर्घ, हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह भी करते रहना चाहिए। ये मंगल चौथे अच्छे नहीं होते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको समस्यान्वित बनाए रखते हैं। चंद्रमा से 5 घर मंगल संतुष्टिदायक होते हैं, प्रेम देते हैं, सामाजिकता में व्यक्ति आगे होता है, कर्तव्य पथ को समझने वाला होता है, जिज्ञासु और तितिक्षु होता है, हमेशा ही सबको साथ लेकर के चलने वाला होता है, प्रतिक्रियावादी होता है, और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा मार्मिक होता है। उसके कहने की बात, उसके कहने का तरीका और उसका प्रभाव बड़ा ही विलक्षण और अद्भुत होता है। किसी भी तरीके से वो समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान अपनी तरफ अवश्य ही खींचने में सफल होता है। चंद्रमा से 6 घर आगे मंगल साहसी, अलग दृष्टिकोण रख करके समाज को देखने वाला, नौकरी पेशा व्यक्ति करता है और हमेशा ही साहसी बना रहता है, माता और पिता के दुखों का हंता होता है, मतलब दुखों को मारने वाला और उनको सुख देने वाला होता है। चंद्रमा से मंगल 6 में बैठेंगे तो व्यक्ति को साहसिक और निष्ठुर बना करके किसी भी तरीके से पापियों के खात्मे के लिए उसका प्रयास हमेशा होता है। निष्ठुर होता है पर अच्छे लोगों के लिए नहीं, बुद्धिमान होने के साथ साथ तार्किक और समझदार होता है, अलग दृष्टिकोण से सभी चीजों को देख करके अपनी समस्या को जल्दी ही खत्म करने की कोशिश में लगा रहता है, और किसी भी तरीके से उसको हेडेक पसंद नहीं है, ये अच्छी बात होती है। 7 में घातक होता है, ये बहुत अच्छा नहीं होता है। इस वजह से जब भी चंद्रमा और मंगल आमने सामने बैठे हों और उनकी दशा चले तो व्यक्ति को संतुलित होना चाहिए, दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, किसी से प्रतिक्रिया देने में सावधानी रखें, विलंब ना करें, आसान हो तो किसी भी तरीके से अपना काम मजबूती से करते रहे, बॉस के साथ संबंध अच्छा रखें, आसपास के लोगों के साथ संबंध अच्छा रहे, जो छोटा समाज है आपका घर परिवार कुटुंब जन, उसके साथ मतभेद ना करें, और किसी भी तरीके से अपने पैतृक संपत्ति के विवादों को जल्दी ही सुलझाने की कोशिश करें। चंद्रमा से मंगल 8 में ठीक नहीं होते, रोग व्याधि, एक्सीडेंट, घटनाएं, दुर्घटना, घर परिवार में लोगों को नुकसान, पति पत्नी के बीच के संबंधों का कमजोर, दाम्पत्य में कमजोरी, और कई बार संतति भी नुकसान में जाती है। उनके ऊपर कुदृष्टि का असर होता है। अपने घर परिवार को सुरक्षित रखने का भाव अवश्य ही रखना चाहिए। खुद की भी स्थिति को मजबूत बना करके रखिए कि कोई आप पे गलत दृष्टि बात ना करे, और कीट पतंग, नदी, जल, समुद्र, नाला और पोखरा, तालाब आदि और किसी भी तरीके से जो हिंसक पशु होते हैं उनसे अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। बहुत ज्यादा गहरे विचारों में खोने की कोई आवश्यकता नहीं है, उतना दिमाग लगाने का कोई अर्थ नहीं होगा। चंद्रमा से 9 और 10 बहुत ही अच्छे, भाग्य का सुख, दाम्पत्य का सुख, रिसर्च का क्षेत्र बहुत अच्छा होता है, सामाजिक उत्थान होती है, बॉस के साथ संबंध अच्छे होते हैं, लोगों के साथ संबंध अच्छे होते हैं, सामाजिकता बढ़ती है, व्यक्ति के आदर के बारे में ये कुंडली बहुत अच्छी हो जाती है, और 11वें भाव और 12वें भाव की स्थिति चंद्रमा से मंगल की अच्छी नहीं मानी जाती है। इसमें धन हानि होती है, कई बार आप जो चाहते हैं वो नहीं होता है, अंतिम तक परिणाम लुढ़कते लुढ़कते प्राप्त होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, संतान से दिक्कत होती है, आर्थिक पक्ष कमजोर होता है, नुकसान के योग बनते हैं, और व्ययातिरेक बना रहता है चंद्रमा से 12 में, मतलब द्वादश हो तो। ये इतनी सी बात है। अब इसमें जो योग बनेगा वो तभी मजबूती से बनेगा जब चंद्रमा और मंगल दोनों ही अच्छे बने हों। ये तो एक दूसरे के सापेक्ष अगर होंगे
तब ये ऐसे उचित और अनुचित या अनुकूल या प्रतिकूल परिणाम करते देखे जाएंगे। योग कभी भी कोई ग्रह, याद रखिएगा, स्वतंत्र होकर के कभी भी परिणाम नहीं करता है। अगर गजकेसरी भी बनता है तो किसी दूसरे योग के कारण और दूसरे ग्रह के सहयोग से बनता है। अकेले अगर कोई ग्रह योग बनाएगा तो उसके संपूर्णतया मजबूत होने का योग अवश्य लगना चाहिए। वो एक जरा भी अगर कमजोर होगा तो उसमें कमजोरी होगी। वैसे ये योग आप नवांश कुंडली में भी देख सकते हैं। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान से अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। प्रश्न यह पूछा है कि हे भगवान, जो इन तीनों ही गुणों से युक्त न हो वो भगवान को कैसे प्राप्त होता है, और भगवान उसे कैसे प्राप्त होते हैं। जिसके पास न तो सात्विक लक्षण है, न तो राजसिक है और न तो तामसिक है, वो कैसे ईश्वर को प्राप्त करता है और कैसे वो ईश्वर को प्रिय होता है, मुझे अब ये बताने की चेष्टा करिए। भगवान कल बताएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखा करिए। नियमित रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।